नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है, जिसमें मेरे द्वारा आपको साइंस की क्लासेस दी जाती हैं। आज मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो क्लासेस चल रही थी आपकी ग्रुप डी की, जिसमें हम आपको शिफ्ट वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनका सॉल्यूशन यहाँ पे करा रहे थे, इनका एनालाइजेशन यहाँ पे करा रहे थे। इन क्लासेस को फिर से यहाँ पे आपके सामने हम लेके आए हैं। इससे पहले अभी इसी टाइम पर हमने यहाँ पे ग्रुप डी के डेमो दिए थे, जो कि आपका एक बैच आ रहा है ग्रुप डी का, उसके लिए थे, जो आपको एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। ये क्लासेस आपको YouTube पर मिलने वाली हैं, तो आप इन क्लासेस के लिए YouTube पर आकर इन क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी है। बात करते हैं कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2022 में ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे, और 2022 में जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे वो आपके लगभग महीने भर चले थे। तो इसमें हमने यहाँ पर आज जो शिफ्ट है वो 23 अगस्त की है। 17 अगस्त से स्टार्ट किया था, जब से आपके पिछले 2022 में एग्जाम स्टार्ट हुए थे तब से हमने इस शिफ्ट को चलाना स्टार्ट किया। आज जो है वो 23 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट को यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं, उसके सॉल्यूशन को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज इस शिफ्ट को सॉल्यूशन, इसके शिफ्ट के सॉल्यूशन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपको ग्रुप डी के जो पीवाईक्यूज कराए जा रहे हैं, इन पीवाईक्यूज को सबसे पहले 5 बजे जो क्लास होती है वो ललित सर की होती है, जिसमें आज आपको 24 अगस्त 2022 के शिफ्ट फर्स्ट के सॉल्यूशन कराए गए थे। मेरी जो क्लास है इसमें आपको 23 अगस्त 2022 के शिफ्ट फर्स्ट के सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं, जबकि मैथ्स की जो क्लास है यादवेन सर के द्वारा जो ली जाएगी, ये क्लास आपको 18 अगस्त 2022 के शिफ्ट सेकंड के सॉल्यूशन करवाएगी। ठीक है, तो कौन कौन सी शिफ्ट के सॉल्यूशन यहाँ पे आज कराए जाएंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको ये क्लासेस मेरे बाद में, मतलब ये क्लासेस चल रही है, इसके अलावा भी अदर क्लासेस आपको कहाँ मिलने वाली हैं, तो वो मैं बता दूं कि यहाँ पर आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, यादवेन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ग्रुप डी 2025 साइंस पीवाईक्यूज, ग्रुप डी जीएस पीवाईक्यूज और मैथमेटिक्स पीवाईक्यूज, यहाँ पर ये 3 प्लेलिस्ट हैं। इन प्लेलिस्ट पे जाकर इन क्लासेस को आप देख सकते हैं, जो अगर आपने नहीं देखी है उन क्लासेस को। आगे बात करता हूँ। आगे जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब क्लासेस हो जाने के बाद में आपको चाहिए होता है पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर यादवेन स्मार्ट क्लासेस को सर्च करना होगा। वहां पे हमारा आपको चैनल दिख जाएगा। इस चैनल पर जाकर आप हमारी लिंक के साथ में सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको फाइल्स में यहाँ पे दिख रही हैं, जो जो क्लासेस अभी तक आपने नहीं देखी हैं उन क्लासेस की। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, क्लासेस देखें, उसके बाद में उन क्लासेस की लिंक को ओपन करें और लास्ट में आप पीडीएफ को डाउनलोड करें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में कि हम लोग ग्रुप डी का बैच चला रहे हैं, और इस ग्रुप डी के बैच को आपको पढ़ना कहाँ पे है वो मैं पहले बता देता हूँ कि आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और यादवेन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को सर्च करेंगे और डाउनलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये प्रोसेस करने के बाद में आप ग्रुप डी के होम, जैसे ही हमारी एप्लीकेशन के होम पेज पे जाते हैं तो वहां पे आपको ग्रुप डी चैंपियन बैच दिख जाएगा। इस चैंपियन बैच को आपको बाई करना है। जैसे ही आप इसको खरीद लेंगे तो खरीदने के बाद में आपको ग्रुप डी की जो थ्योरी वाली क्लासेस है, जो कंसेप्ट वाली क्लासेस हैं, वो आपको वहां पर मिल जाएंगी। कहाँ मिलेंगी? यादवेन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पर। ठीक है, और ये जो कोर्स है वो मात्र आपको 399 रुपए में मिलने वाला है, और इस 399 रुपए में आपको साइंस मेरे द्वारा आपको कंप्लीट कराई जाएगी, यादवेन सर के द्वारा मैथ्स कंप्लीट कराई जाएगी, ललित सर के द्वारा आपको जीएस कंप्लीट कराई जाएगी। इसके अलावा रीजनिंग की क्लासेस लव कुश सर के द्वारा आपको कंप्लीट कराई जाएंगी। तो इस 399 रुपए में आपको सारा पूरा कोर्स मिल रहा है, जिसमें हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करा के देंगे लाइव क्लासेस के माध्यम से। अगर आप लाइव नहीं देख पाए हो तो रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको अवेलेबल रहेंगी। यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे पीडीएफ के साथ में। अलग आपको नोट्स जो कि हैंड रिटन होंगे वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। डेमो क्लासेस के लिए अलग से आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां पर जाकर आप हमारे बैच को बाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अब हम आज क्या करने वाले हैं। तो आज की वीडियो मैंने आपको बताया था 23 अगस्त 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात करते हैं साइंस की।
सबसे पहला गया है, दी गई विस्थापन अभिक्रिया में P और Q के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक आपको रिएक्शन दी है, इस रिएक्शन में P दिया है और Q दिया है, तो यहां पर P और Q की जगह पर क्या आएगा, ये बात यहां पे पूछी गई है। जब मैं यहां पे कहूं कि सोडियम क्लोराइड, ये NaCl आपको क्या दिख रहा है, यहां पे NaCl जो है वो है सोडियम क्लोराइड, और आपको सॉल्यूशन में क्या दिख रहा है, NaNO3, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो हम किसी भी अभिक्रिया की सोडियम क्लोराइड से, यानी सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करा रहे हैं किसी कंपाउंड की, तो हमें सोडियम नाइट्रेट प्लस वो कंपाउंड और मिल रहा है, तो हमें वहां पर इस बारे में जानना है कि पी और क्यू क्या है। तो अब आप एक बात नोटिस करेंगे कि यहां पे था NaCl, यहां पे क्या था, Cl था, और इस जगह पे क्या है, NO3 है। अगर मैं Ag के साथ में, यहां पे आपको दिख रहा होगा P, तो Ag के साथ में अगर मैं NO3 को ऐड कर दूं प्लस NaCl हो जाएगा। इसके अलावा हमें मिल क्या रहा है, Ag, इसके अलावा क्या था, NaNO3। अब आपसे अगर मैं ये कहूं कि अगर मैंने यहां पे NO3 ऐड किया है तो ये Cl भी तो यहां पर ऐड होगा कहीं ना कहीं, तो जो Q वाला पार्ट है उस जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, और इसे कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट। तो आपको यहां पे क्या समझ में आया, सिल्वर नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करा दें तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें मिलने वाला है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो यहां पर P और Q क्या हो गए, तो P हो जाएगा आपका NO3, जो कि आपको दिख रहा होगा यहां पर ऑप्शन नंबर में, D वाले में और A वाले में। इसके अलावा हमें दिखता है इसके अलावा सॉल्यूशन में Cl, तो Q का मान है Cl, P का मान है NO3, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ये बात समझ में आई। बस इतनी सी बात थी कि यहां पर सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हमने सोडियम क्लोराइड से कराई, तो हमें क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड और इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट। तो इस जगह पर P और Q का जो मान पूछा गया था कि P और Q की जगह पर क्या आएगा, वो आपको यहां पे NO3 और Cl दिख जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो ये यहां पे आपका सॉल्यूशन है। ये मैंने आपको बताया कि आपका NCERT की जो बुक है वहीं से सारे क्वेश्चन आपके फंसते हैं। तो NCERT में क्लास 10 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें आप जाएंगे तो आपको ये इक्वेशंस दिख जाएंगी, और बाद में आपका ये जो दिया गया है, ये क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें आप देखोगे कि ये दिए है NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3। तो ये क्या है, ये हमें सारा कुछ NCERT वेस्ट डाटा है, तो इस पर आपको फोकस करना है कि हम यहाँ पर आपको जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो NCERT वेस्ट पढ़ा रहे हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 यहाँ पे कह रहा है कि पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू के आकार में अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है। आप देखते होंगे कि जब हम बीकर है या कोई ग्लास है तो जैसे ही उसमें नींबू रखते हैं तो नींबू जो है वो हमें बड़ा दिखाई देने लगता है, जबकि नींबू का आकार वास्तव में छोटा होता है, जैसे ही पानी में रखते हैं वो बड़ा हो जाता है। तो क्या वास्तव में बड़ा हो चुका होता है, नहीं, लेकिन वो हमें दिखाई बड़ा देता है। ये रीजन क्या है कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो छोटा नींबू है पानी में डालने पर बड़ा दिखाई देता है। प्रिंस गुड इवनिंग, सिप्रा गुड इवनिंग। प्रिंस ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं। तो आप एक बात याद रखना कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखें कि नदी का, साफ नदी को आप देखते होंगे तो साफ नदी का तल हमें ऊंचा दिखाई देता है। अगर मैं पानी से भरी बाल्टी को देखता हूं ऊपर से तो हमें क्या दिखता है, पानी से भरी बाल्टी थोड़ा सा ऊपर दिखती है। अगर मैं उसमें सिक्का डाल दूं तो सिक्का अपने तल से ऊपर दिखाई देता है। अगर हम नींबू की बात करें तो नींबू हमें बड़ा दिखाई देता है। पेंसिल की बात करें तो पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है। अगर मछली की बात करें तो पानी में जो मछली होती है वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हटके दिखती है। और आप देखते होंगे कि सुबह और शाम जब सूर्य उग रहा हो और सूर्य छिप रहा हो, उन दोनों टाइम पर यानी उगने से पहले ही आपकी सुबह हो जाती है, और अस्त होने के बाद भी आपकी शाम कुछ देर तक यानी रोशनी रहती है। तो ये सारे सब कुछ जो हो रहा है ना, ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं ये सारे एग्जाम्पल आपके प्रकाश के अपवर्तन के हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाहे हम यहाँ पर किसी, आपने देखा होगा कभी कभी पूछ लेता है कि अगर किसी बाल्टी में या किसी गिलास से भरे पानी में जैसे ही मैं सिक्का डालता हूं तो सिक्का अपने तल, वास्तविक तल से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, ये किस वजह से होता है? तो उसका आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जहां पे आपके पास में अपवर्तन में क्या होता है, तो अपवर्तन में आपके पास में क्या होता है कि यहाँ पर विरल माध्यम होता है और एक सघन माध्यम होता है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश किरणें जाती हैं या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रकाश किरणें जाती हैं, तो अपने तल से या अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं? विचलित हो जाती हैं। तो कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है उस एग्जैक्ट पोजीशन हमें चेंज होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, बाकी इसके आंसर अगर मैं कहूं तो सॉल्यूशन आपको यहां पे दिख रहा होगा। जैसे ये नींबू है आपका, इसे मैं, ये आपका क्या है? नींबू है। ठीक है, तो आप जब इस नींबू को देखोगे या कोई बॉल है, आप ऐसा मान लें यहां से कोई प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण आनी है, लेकिन ये जानी कैसे चाहिए थी? सीधी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही ये यहां पर आती है, विरल माध्यम में आती है, तो ये क्या हो जाती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो हमें क्या दिखाई देती है? तो आप ये बड़ा वाला गोला देख रहे हो, तो नींबू है छोटा सा, लेकिन अपवर्तन के कारण ये हमें बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप यहां पे देख रहे हो पेंसिल जो है वो हमें टेढ़ी दिखाई दे रही है। यहां पे आप देख पा रहे हो कि इस व्यक्ति को मछली आगे की तरफ दिखाई दे रही है, यानी सॉरी आगे की तरफ में दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तविक पोजीशन मछली की क्या है? वो ये है। तो ये सारी चीजें क्यों हो पा रही हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जहां पे मीडियम चेंज हो रहा होगा। जब रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, अपवर्तन की बात करेंगे, तो मीडियम चेंज हो रहे हैं, और जब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, परावर्तन की बात करेंगे, तो मीडियम चेंज नहीं होता है, वहां से किरणें टकराकर वापस लौट आती हैं। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि प्रकाश के परावर्तन में मेकअप वाला जो चेहरा होता है वो हमें ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। वो परावर्तन होता है जहां पर प्रकाश किरणें क्या होती हैं? जाती हैं, टकराती हैं, सारी प्रकाश किरणें वापस आ जाती हैं हमारी आंखों में, इसलिए वो मेकअप वाला चेहरा जो होता है वो हमें पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, वो होता है परावर्तन। ये सारे एग्जाम्पल हैं अपवर्तन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध हैं। ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी स्रोत के साथ में समांतर क्रम में संयोजित हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आपको मालूम है यहां पर आपके पास में 4 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और दोनों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। जब भी आपसे समांतर क्रम की बात की जाए तो यहां पर ये परिपथ किस तरीके का दिखाई देगा? तो ये इस तरीके का दिखाई देगा कि ये हमने इस तरीके से जोड़ रखे हैं। ठीक है, अगर ये श्रेणी क्रम में होता तो ये क्या होता? इस तरीके से आगे जाता और फिर आगे एक और प्रतिरोध जोड़ देते, ये होता हमारा श्रेणी क्रम। लेकिन ये श्रेणी क्रम नहीं, ये क्या है? ये समांतर क्रम है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, अब क्या बोला गया है कि 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़े गए, तो इनको जब 4 ओम के जो 2 प्रतिरोध हैं इनको जब मैंने समांतर क्रम में जोड़ा, तो इसके बाद में हमने क्या किया? इसको बैटरी से भी जोड़ा। क्योंकि बैटरी से क्यों जोड़ रहे हैं? जब तक हम बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तब तक क्या होगा? इसमें करंट जो होगा वो फ्लो नहीं होगा। तो 5 वोल्ट की बैटरी है और यहां पर क्या होगा? करंट फ्लो होगा। ठीक है, वो बैटरी है, इससे क्या होगा? करंट फ्लो होगा और इन प्रतिरोध में यहां पे करंट फ्लो होना है। अब वो बोल रहा है कि हमारे पास में कुल धारा का मान क्या है, यानी हम जो करंट फ्लो करा रहे हैं ना 5 वोल्ट की बैटरी से, वो उसका कितना करंट फ्लो कर पा रही है, ये पूछा गया है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि V बराबर होता है IR। क्या होता है? B बराबर IR, ये आप पढ़ चुके हो। तब जब मैं B की बात करूंगा तो मुझे B तो दे रखा है, R दे रखा है और I हमें ज्ञात करना है, लेकिन R जो हमें दे रखा है वो समांतर क्रम में दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले जब समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनको हम किस तरीके से देखते हैं? 1/R की तरह। ठीक है, तो यहां पे हम कैसे जोड़ेंगे? 1/R प्लस इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/4 और ये क्वेश्चन का आंसर होगा 1/2। लेकिन ये जो वैल्यू आई वो 1/R की वैल्यू है, इसलिए R की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 2 ओम आएगी।
ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध की वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 ओम आई। अब मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ, वोल्ट का मान हमें कितना देखा है, 5 वोल्ट की बैटरी है, करंट कितना फ्लो होगा पता करना है, जो हमें यहाँ पे प्रतिरोध दिया है वो कितना दिया है, वो 2 ओम दिया है। तो आई की वैल्यू जो आई वो आई 5/2, और 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.5। क्या लिख सकते हैं, 2.5। और ये 2.5 में मात्रक क्या होता है, वो होता है आपका एम्पियर। तो आप देखो आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। हाँ बिल्कुल प्रिंस, सी आंसर है। 4 ओम के 2 प्रतिरोध थे, तो मैंने 4 ओम के 2 प्रतिरोध लिए, इनको समांतर क्रम में जोड़ा सबसे पहले, तो समांतर क्रम हो गया। 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, और इसके बाद में मुझे ये पता करना था कि ये कितना करंट फ्लो करेगी, तो वो मैंने करंट फ्लो करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। हाँ भाई रवि भाई, राम राम। तो क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। अब इसके बाद में सॉल्व करते हैं इसे। किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई है L और प्रतिरोध दिया है आपको R। उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले मैं इतना बताता हूं। वॉइस आ रही है, चेक करना। वॉइस वहां से चेक करो, ओबीएस ओबीएस। ठीक है, तो यहां पे दिया गया है किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L है। तो मैंने माना कि ये क्या है, कोई पदार्थ का तार है। ठीक है, ये कोई पदार्थ का वायर है। यहां पे मैंने बोला तार की जो लंबाई है वो क्या है, वो L है। चलो, तार की लंबाई मेरे पास में है। इसका प्रतिरोध, यानी हर तार का, हर वायर का एक प्रतिरोध होता है, वो क्या है, वो R है। इसके बाद में ये जो दिया है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, जिसे मैं A कहता हूं। और हर वायर की क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि यहां पर रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो, रेजिस्टेंस जो होता है वो अलग होता है हर वायर का, और रजिस्टिविटी जो होती है ये भी अलग होती है हर वायर की। ठीक है, यहां पर लंबाई दी है। अब आपको मालूम होना चाहिए रजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर इक्वल टू, क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में प्रतिरोध का, जब हमें इसका प्रतिरोध पता करना हो। ठीक है, अब इसने क्या बोला, मान लो उसी पदार्थ का, मैंने माना कि ये मान लो कॉपर का था, पदार्थ जो है वो कॉपर का भी हो सकता है, मान लो आपके पास में सिल्वर का भी हो सकता है, किसी भी पदार्थ का हो सकता है। तो यहाँ पे पदार्थ जो है वो कॉपर लिया है, यानी इसी का एक और हमने वायर लिया, उसकी जो लंबाई है इसने क्या कर दी, उसकी लंबाई को कर दिया इसका 9 गुना। ठीक है,
9 गुना है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 9L हो जाएगी, और इसके पास में जो रजिस्टिविटी होगी वो रो ही रहेगी क्योंकि वही तार है सेम, और सेम तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, आर होगा, और ये आपका क्षेत्रफल भी क्या है, समान होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनमें से किसके बराबर होगा, तो हमारे पास में जब दूसरे वायर की पता करेंगे रजिस्टेंस, तो आर डैश क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9L, और ये हो जाएगा अपॉन ए, क्योंकि बाकी सब चेंज सेम है, आपका जो लंबाई है वो बढ़ा दी गई है। अब आप खुद देखो, क्या ये फॉर्मूला आपको ये नहीं दिख रहा, 9 ρL अपॉन ए, ρL अपॉन ए जो कि आपका आर का मान है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9R के इक्वल। तो आप बताओ कि इसमें R की वैल्यू क्या आई, R डैश की, वो हो जाएगी आपकी 9R के इक्वल, यानी पहले वाले तार के रजिस्टेंस से ये 9 गुना हो जाएगा। ये बात यहां पे पूछी गई थी, तो बस इतना करना था, क्योंकि सेम तार है, सेम वायर है, बस उसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया है, तो लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, वो कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। वही क्वेश्चन आपका पूछा गया है ग्रुप डी 2022 में 23 अगस्त को। फोर्थ का आंसर बी दिया है प्रिंस ने, चलिए देखते हैं। फोर का आंसर भाई सी है। प्रिंस क्या कर रहे हो, बी नहीं है, सी आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 क्या कहता है, हमें यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताना है कि कोई भी अभिक्रिया होती है, कोई भी रिएक्शन होती है, उस दौरान किसी विलयन में बनने वाले अघुलनशील, अघुलन का मतलब क्या है, जो घुल नहीं पा रहे, क्या हो रहा है, घुल नहीं पा रहे। अब आपने देखा होगा, क्या मिट्टी पानी में घुल जाती है, नहीं घुल पाती, तो इसका मतलब क्या है, मिट्टी अघुलनशील है। तो यहाँ पर भी रिएक्शन के बाद में हमारे पास में ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं जो अघुलनशील हैं, यानी जो घुल नहीं पाए हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो आपसे अगर मैं बोलूं, फॉर ट्यूशन में टाइपिंग मैसेज, पता नहीं क्या कह रहे हो, लेकिन यहां पे मैं बात करूं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मान लो मेरे पास में कोई यहाँ पे ये क्या है, एक कंपाउंड है, जहां पर जब इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं, तो रिएक्शन कराने पर मुझे जो कंपाउंड मिला, या मान लो मुझे कुछ और मिला, तो जो कंपाउंड क्या है, पानी में घुल नहीं पाया, क्या होगा, पानी में घुल नहीं पाया, पानी में घुलनशील नहीं है, तो उसे मैं अघुलनशील कहता हूं। और जब भी कोई भी आपने मिट्टी का पड़ा हो, या क्या कुछ पहाड़ों के पानी में तली में जो भी चीजें होती हैं घुलित नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अवक्षेप। उन्हें क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि ये जो रिएक्शन होगी, अगर मैं रिएक्शन की पूछता तो क्या होता, अवक्षेपण रिएक्शन होती, अवक्षेपण क्रिया होती, लेकिन यहां पर जो पदार्थ मिल रहा है ना, वो पदार्थ आपका क्या है, वो अवक्षेप है। क्या है वो अवक्षेप कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आई। क्या है यहाँ पे, रिएक्शन के बाद में जो सॉल्यूशन हमें मिल रहा है ना, जो सॉल्यूशन बन रहा है, उसमें कोई एक जो है वो घुलनशील नहीं है, और अगर वो घुलनशील नहीं है तो उसे कुछ ना कुछ कहा जाता होगा, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अवक्षेप कहा जाता है। और इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, अवक्षेपण अपक्रिया कहा जाएगा। आया समझ। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसके एग्जाम्पल हैं कुछ, तो लो भाई पूरे एग्जाम्पल हैं। आपने देखा, यही चीज मैंने समझाई है कि मैंने एक क्या है, दो आपके कंपाउंड लिए, उसके बाद में मुझे एक ऐसा कंपाउंड मिला जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाता है, जो कि अघुलनशील है। और अगर अघुलनशील है ना, तो उसी को अवक्षेप कहते हैं, उसी को हम यहाँ पे अवक्षेपण क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होगे PbNO3 का होल ट्वाइस, ये है एक्वस में और Kl एक्वस में, जैसे ही हमने मिक्स किया तो हमें क्या मिला, KNO3 हमें अलग हो गया, और PbI2 जो था वो क्या हो गया, वो हमारा तली में बैठ गया, और इसको हमने क्या कहा है, ये अवक्षेप कहा है। ये हमारे पास में क्या होंगे, अवक्षेप होंगे। चलें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला है कि एक यौगिक है X, ये कैसा पदार्थ है, पारदर्शी है और क्रिस्टली ठोस है। ठीक है, आप खुद सोचना कि कैसा है ये भाई, पारदर्शी है और इसके अलावा क्या है, ठोस है। इसमें क्लीनिंग वाले गुण होते हैं, स्वच्छता वाले गुण होते हैं। ठीक है,
और स्वच्छता वाले गुण हैं। इसके अलावा इसका उपयोग जो किया जा रहा है वो कांच के निर्माण में किया जा रहा है। आप खुद सोचो कि इसमें क्या क्या पूछा गया है कि मान लो मेरे पास में कोई एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, ये पारदर्शी है, ठीक है, और इसके अंदर क्लीनिंग वाले क्या है गुण होते हैं, स्वच्छता के लिए यूज किया जाता है, इसको साफ सफाई में यूज किया जाता है। इसके अलावा ये कांच का निर्माण जो करते हैं ना भाई, कांच अगर बनाना हो, गिलास बनाना हो, तो उसके निर्माण में हेल्प करता है, इसका यूज किया जाता है। तो इस यौगिक का नाम क्या है, वो यौगिक है कौन सा? एएसपी ने आंसर दे दिया 6 का सी। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक ऐसा यौगिक जो पारदर्शी के साथ साथ क्लीनिंग, यहाँ पे क्लीनिंग प्रॉपर्टी भी रखता है या क्लीनिंग प्रॉपर्टी भी रखता है, उसके अलावा ये कैसा है, ग्लास को भी बनाने में काम आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा वॉशिंग सोडा। क्या होगा? धावन सोडा होगा, वॉशिंग सोडा होगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती हैं कभी कभी, हम भी टाइपिंग मिस्टेक करते हैं। हम तो यहाँ पे टाइपिंग की बात कर रहे हो, हम तो इसमें पूरे में गलती कर देते हैं भाई। ये तो छोटी मोटी टाइपिंग है, यहाँ पढ़ा रहे हैं तब भी गलती कर देते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, इस पर ध्यान दो कि इसका मतलब क्या है, कांच के निर्माण में हेल्प करता है, जो कागज की इंडस्ट्रीज होती है ना उसमें ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप इसको वॉशिंग यानी यहाँ पर क्लींजिंग ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं। इसमें आप देखते हैं साबुन बनाने की इंडस्ट्रीज में बात करें, ग्लास बनाने की इंडस्ट्री में बात करें, पेपर इंडस्ट्रीज में बात करें, तो ये सब क्या है, ये आपका धावन सोडा कहलाता है। केमिकल नेम की बात की जाएगी तो इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। फॉर्मूला की बात की जाएगी तो NO2CO3 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा कौन सा एंजाइम है प्रोटीन का पाचन करता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हम जो कुछ भी खाते हैं, मैंने बोला कि आपने कोई भी चीज़ खाई हो, खाना खाया हो, पेटीज खाई हो, पेस्ट्री खाई हो, और यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी खाया हो, तो यहाँ पे हर फूड में क्या होता है, हमारा बॉडी जो है वो 3 चीज़ों का पाचन करती है। तो आपने देखा होगा, एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसके अलावा भाई फैट का पाचन होता है। फैट के अलावा और किसका पाचन होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है। यहां पे पूछा गया है क्या कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है? तो आपको मालूम होना चाहिए हमारी में पचाने में हेल्प करते हैं। जब यहाँ पे पचाने की बात आएगी तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसा है जहाँ पर क्या होगा, जो प्रोटीन है पेप्टिन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? 7 का डी, हाँ पेप्टिन में चेंज हो जाएगा। तो वो कौन करता है? तो याद रखना वो कौन है, वो स्टमक है। स्टमक क्या करता है? पेट जो है हमारा, आमाशय जो है वो क्या करता है, वो यहाँ पर प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को तोड़ देता है। किसमें? पेप्टिन में। ठीक है, किस में तोड़ देता है? पेप्टिन में तोड़ देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिव्यांशी नमस्ते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका नाम है पेप्सिन, पेप्टिन है ये। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। यहां पे याद रखना हमारी बॉडी में क्या है, डाइजेशन सिस्टम है पूरा। तो डाइजेशन सिस्टम की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है, लार के माध्यम से होता है। क्लास हो रही है भाई, क्लास हो रही है। तो इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारी बॉडी में फिर स्टमक आता है, स्टमक में HCl का सेक्रेशन होता है। इसके अलावा यहाँ पर स्टमक में प्रोटीन का पाचन हो जाता है, और प्रोटीन का जो पाचन होता है, प्रोटीन यहाँ पे तोड़ दिया जाता है। तोड़ने का मतलब क्या भाई, हम खाते हैं कुछ भी तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको सिंपल में कन्वर्ट करना होता है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो क्या करेगा, तो स्टमक वहां पे प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहां पे ये बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे दिया है, ये क्या है, डाइजेशन प्रॉपर्टी। यहाँ से जैसे माउथ की बात करेंगे तो फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हम दांतों के द्वारा से क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें होती हैं उन्हें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टमक में पहुँचता है तो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये ब्रेक करता है प्रोटीन को। ठीक है, ये क्या है, पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करता है और पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। ये बात बताई मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का
अनुसरण करता है। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए हाइड्रोजन और कार्बन से जो बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, ये आपके 3 टाइप के होते हैं। अब माइंड में आ रहा होगा कौन कौन से टाइप। तो जब सिंगल बॉन्ड की बात, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। जब हम कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात करते हैं, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो उन्हें एल्कीन कहते हैं। और एक तीसरा जो होता है उसे कहते हैं एल्काइन, और इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इन 3 हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनके पास में फॉर्मूला भी होता है। अगर मैं एल्केन के फॉर्मूले की बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। जब मैं एल्कीन की बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, CnH2n बनता है। ठीक, जब एल्काइन की बात करते हैं ना तो इसमें क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला बनता है CnH2n-2। अगर मैं एल्केन की बात कर रहा था तो वहां पे 2 ऐड हो रहा था, जब एल्काइन की बात कर रहा हूं तो वहां पे 2 माइनस हो रहा है। एल्कीन में यहां पे बस सिर्फ दुगना होता है, यहां पे दुगने में 2 जोड़ा है हाइड्रोजन में, यहां पे दुगना किया है, और एल्काइन में दुगने में से 2 घटा दिया गया है। ये आपके 3 टाइप होते हैं। हमसे बोला गया है कि CnH2n ये किसका फॉर्मूला है भाई। आप देखो 3 चीजें मेरे पास में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो मुझे ये फॉर्मूला जो मिला वो किसका मिला, एल्कीन का मिला। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो एल्कीन है। रूबी गौतम आ चुकी हैं और रूबी गौतम ने बताया एल्केन, जो कि गलत है। दिव्यांशी ने बताया ऑप्शन नंबर सी गलत है। एल्किल तो कुछ होता ही नहीं है, 3 ही टाइप होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जैसे आपने देखते होंगे मैथेन, मैथीन और मिथाइन। मैथेन गैस है, CH4 होती है। मैथीन और मिथाइन ये क्या है, ये हमारे इनके पार्ट हैं। ठीक है जी। मेरा तुक्का सही है भाई, तुक्का ही लगाओ तुम, सीखना नहीं है, तुक्का ही लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास में विद्युत ताप उपकरण है, उनके तापन तत्वों को बनाने में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो आप एक बात सच बताना, हमारे पास में क्या है, हीटिंग एलिमेंट है। अगर हीटिंग एलिमेंट है ना तो यहाँ पे सर्च क्लास केमिस्ट्री की क्लास देखकर फीवर आ गया। मैं कब केमिस्ट्री की क्लास करा रहा हूँ, मैं तो मिक्स करा रहा हूँ भाई। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि ये क्या है, हीटिंग एलिमेंट की बात कर रहा है। और जब हीटिंग एलिमेंट की बात होगी तो ऐसा एलिमेंट जो क्या है, जो हीट हो रहा हो, ऐसा एलिमेंट जो हीट हो। तो आप दिमाग में लगाना, हीट कौन सी चीजें होती हैं, जब आप पानी गर्म करते हैं ना तो पानी गर्म किससे करते हैं, एक रॉड आती है उससे गर्म करते हैं, तो वो क्या होगा, हीटिंग एलिमेंट होगा। आप जब प्रेस करते हैं ना कपड़ों को, इस्त्री कहते हैं जैसे, तो प्रेस करने पर क्या होता है, वहां पर भी क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है। अगर मैं कहूं हीटर होता है ना, हीटर, तो वो हीटर में भी क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है। तो ऐसा एलिमेंट जो क्या कर रहा हो, हीट कर रहा हो, उसे हमने हीटिंग एलिमेंट कहा है। इसमें क्या होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए कि यहां पर प्रतिरोध जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, प्रतिरोध। और इसका गलनांक भी क्या हो, गलनांक भी ऊंचा होना चाहिए। भाई मेल्ट हो जाएगा तो हीटिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा। भाई अगर मैं ये कहूं कि जो हीटर होता है ना, हीटर जैसे आपने देखा होगा, हीटर में जो स्प्रिंग लगी होती है, अगर ये मेल्ट हो जाएगी तो फिर क्या फायदा, ये तो खराब हो जाएगी। मेल्ट नहीं होना तो इसका क्या है, गलनांक ज्यादा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। प्रतिरोध क्यों ज्यादा होना चाहिए, प्रतिरोध इस वजह से ज्यादा होना चाहिए कि मैंने मान लो कि इसमें करंट दिया, हीटर में तो करंट ही पहुंचता है, तो करंट देने के बाद में इसकी प्रतिरोध ज्यादा होता है। और जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो यहां पे करंट जो है वो फ्लो आसानी से नहीं होता है, यहां पे करंट जो होता है आसानी से फ्लो नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है, वो हीट करने लग जाता है। और हीट करने की वजह से अब आप इस पे पानी गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, ये सब भी कर लेते हैं। तो अब बताओ इसमें कौन, ये किस धातु का बना हो जिसका प्रतिरोध भी ज्यादा हो, जिसका गलनांक भी ज्यादा हो।
तो याद रखना कि इन सब में सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। उसमें गलनांक जो होता है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो भी ज्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक हुआ कर रहे हो, प्रिंस का आंसर आ गया 8 का डी। भाई प्रिंस बहुत पीछे चल रहे हो, 9वां क्वेश्चन चल रहा है ये, 9 का डी होगा। हाँ जी बिल्कुल रूबी गौतम, नाइक्रोम का होगा। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे पास में बल्ब होता है, बल्ब में भी कुछ ऐसा एलिमेंट लगा होता है जिसमें क्या होता है, वो जो है आपने देखा होगा छोटा छोटा पार्ट हल्का हल्का स्प्रिंग टाइप का दिखता है, वो भी क्या होता है, वो भी हीटिंग एलिमेंट होता है। वो भी क्या करता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है उसमें। जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, तो वो जलने लगता है, हीट करने लगता है, तो हीट डेवलप हो जाती है उसके अंदर, इस वजह से बल्ब भी जलता है। तो अब बताओ, बल्ब में जो स्प्रिंग टाइप का जो लगा है ना, जो फिलामेंट लगा है, वो क्या कहलाता है, आंसर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहता है, यहां पे कहता है कि चित्र में प्रदर्शित, आपको यहां पे क्या दिख रहा है, एक चित्र दिख रहा होगा, किए गए अनुसार पी क्यू आर एस एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु हैं। तो ये क्या है, अवतल दर्पण है। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दर्पण होगा वो खोखले गोले से बना होता है। और अगर खोखले गोले से बना है तो जब मैं इसे काट लेता हूं, दो टाइप से, अलग अलग टाइप से मैंने काटा, तो पॉलिश डिपेंड करती है वो अवतल होगा कि उत्तल होगा। अगर पॉलिश मैंने कहाँ पे की है, जो बाहर वाला इलाका है, उभरा हुआ इलाका है, उस पे की है, तो यहां पे वो अवतल कहलाएगा। अगर पॉलिश मैंने अंदर के टाइप में की है तो उसे हम उत्तल कहते हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, पी क्यू आर एस यहाँ पे अवतल दर्पण पे हमें पॉइंट दिखाए गए। चलिए और बताइए क्या दिया है, यदि बिंदुओं पी क्यू आर एस से वक्रता केंद्र की दूरियां R1 R2 R3 और R4 हैं, तो यहाँ पे वक्रता केंद्र क्या है, वो C है। ठीक है, अब जब मैं C से यहाँ पे देखता हूं किसे, कि यहाँ पे ये दूरियां हैं वो R1 है, पहली दूरी R1 C से, दूसरी दूरी R2 कहलाएगी, तीसरी दूरी R3 कहलाएगी और चौथी दूरी R4 कहलाएगी। तो इसे मैं क्या कह रहा हूँ, R1 R2 R3 और R4। ठीक है, अब मुझे बताना है कि इनके बीच में संबंध क्या होगा, इनके बीच में संबंध क्या होगा। तो आप एक बात बताओ, मैंने यहां पे बताया कि ये खोखले गोले का पार्ट होता है, और जब भी आप किसी भी गोले की बात कर रहे हैं, उसका जो सेंटर होता है, वहां से आप कहीं पर भी किसी इसकी परिधि पर कहीं तक भी आप लाइन खींचोगे, वो क्या होगी, वो एक रेडियस होगी। क्या होगी, रेडियस होगी, कहीं से भी खींच लो रेडियस ही होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी जो हैं दूरियां वो रेडियस के बराबर होंगी। तो अगर मैंने बोला कि ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये क्या होगी, सारी ही दूरियां 5 सेंटीमीटर होंगी, यानी इक्वल होंगी। अब बताओ संबंध क्या बनेगा, तो यहां पे R1 R2 R3 और R4 इस खोखले गोले के एक चाप वाले आकृति पर हमने यहाँ पे सेंटर से खींचे हैं, तो सारी रेडियस हैं। तो इसका मतलब क्या है, R1 जो है वो R2 के बराबर होगा, R3 के बराबर होगा और R4 के बराबर होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ ये बात समझ में आई, ये बात किसी को समझ में आई? हाँ बिल्कुल, टंगस्टन कहते हैं उसे। जो बल्ब वाला पार्ट है, बल्ब में जो आप देखते होगे एक तंतु लगा होता है जहां से आपकी रोशनी जो निकलती है, वो क्या कहलाती है, टंगस्टन कहलाती है। सर अकॉर्डिंग तो मैं इसके आंसर बी है, इसका आंसर बी कैसे, हाँ तो बी है, वही तो बताया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन से आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा ग्रुप डी का एक बैच लेके आया गया है, और ये ग्रुप डी का जो बैच है ये कहाँ मिलने वाला है, तो याद रखना कि यादविन स्मार्ट क्लासेस की एक एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिलने वाली है। प्ले स्टोर पे जाकर आप इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद में आपको ग्रुप डी चैंपियन बैच दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको थ्योरी और कंसेप्ट के साथ में समझना है तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। जितना इजी लैंग्वेज में यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उतनी ही इजी लैंग्वेज में इस यहाँ पर मैं थ्योरी को बताने की कोशिश करूंगा, और इसके डेमो भी आपको हमारी यूट्यूब पर भी हैं और हमारी एप्लीकेशन पर भी हुए हैं। अब आप बता दो, आप में से कितने लोगों ने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है और इस बैच को खरीदा है?
जल्दी से बताओ कि आप में से कितने लोगों ने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड की है। मैंने सर, प्रिंस ने। प्रिंस के अलावा वही एएसपी, दिव्यांशी, रूबी गौतम, आप लोग जुड़े हो, कम से कम एप्लीकेशन डाउनलोड तो करो। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। वहां पे आपको डेमो के साथ साथ फ्री टेस्ट भी आपको वहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है, निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है। ध्यान रखना, ये कहता है परिणाम नहीं है। अब आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको चार ऑप्शन देखने हैं। तो ओजोन परत का अगर क्षरण हो जाए तो इनमें से ऐसा क्या है जिसका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो बताओ जल्दी से। सर एप्लीकेशन नेम, तो भाई एप्लीकेशन नेम आपको मैंने अभी बताया था, हमारी एप्लीकेशन का नाम है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस। ठीक है। आप जैसे ही आप हमारे जो आपका प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आप यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, सेम नाम है हमारी एप्लीकेशन का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। यदुवेंद्र नहीं है रूबी गौतम, यादवेंद्र है, यू नहीं है उसमें। ठीक है। चलिए बात करते हैं ओजोन परत की। तो आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है ना, हमारी अगर मैं अर्थ की बात करूं तो ये क्या है, ये हमारी अर्थ है। और जब इस अर्थ पर सन की रेज आती हैं, तो आपको पता है सन की रेज आती हैं, तो जब मैं सन की रेज की बात करता हूं तो ये क्या, मान लीजिए ये हमारा सन है। ठीक है। और इस सन से क्या होता है, सन की रेज आती हैं हमारी पृथ्वी पर। इन पृथ्वी पर आने पर क्या होगा, क्योंकि सन की रेज में क्या होता है, यूवी रेज होती है। इन रेज को क्या कहा जाता है, यूवी रेज कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमारी बॉडी को नुकसान से बचाने के लिए है क्या, यहाँ पर इस पृथ्वी के चारों तरफ में कुछ यहाँ पर परतें हैं, लेयर हैं। तो वो लेयर क्या कहलाती हैं, तो आपने देखा होगा कि पहली लेयर जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, या फिर हम कहेंगे इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। और इस क्षोभ मंडल के बाद अगली परत क्या कहलाती है, समताप मंडल कहलाती है। और इस समताप मंडल में हमारी एक लेयर होती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। और यही ओजोन लेयर हमें सन की यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है ना, कहते हैं ना स्किन कैंसर जो हो जाता है वो यूवी रेस से होता है। तो यूवी रेस जो आपको यहाँ पे अफेक्ट डाल सकती हैं, उससे बचाने के लिए हमारे पास में ओजोन लेयर है। लेकिन ओजोन लेयर में क्या हो गया है, इस टाइम पे छेद है। तो वो छेद हो जाने की वजह से क्या होता है, तो वो हमारी बॉडी यानी यूवी रे जो है वो वहां से एंटर कर जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या अफेक्ट नहीं होगा, यानी कौन सा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपसे बोला जाए भाई त्वचा कैंसर, तो भाई त्वचा कैंसर तो हो सकता है, मैंने बोला सबसे पहले कि स्किन का कैंसर हमारे यूवी रेस से हो सकता है। उसके अलावा बोला वीकनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, भाई अगर कैंसर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उससे कैंसर से लड़ने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। अगर ताकत नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो वर्क नहीं कर रहा। तो इसी वजह से कह सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो गया होगा, जिस वजह से हम उस कैंसर से नहीं लड़ पा रहे। इसके अलावा क्या कह रहा है, सूर्य से पृथ्वी पर अधिक पराबैंगनी किरणें आती हैं। तो भाई जब बताओ, मैंने बोला ना कि इसके चारों तरफ में एक लेयर है समताप मंडल की, और ये लेयर में ही हमारा ओजोन परत होती है। और जब ये ओजोन परत में जब छेद हो जाएगा तो यूवी रेज इसमें एंटर कर जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में पराबैंगनी किरणें ज्यादा आएंगी। तो क्या रहा, सुनामी। भाई सुनामी के आने से न आने से ओजोन परत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आंसर सही होगा, सुरजीत ने बता दिया ए आंसर होगा। प्रिंस का आंसर ए है, फंस गए हम। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल ओजोन लेयर है जो कि हमें यहां पर बाकी तीन चीजों से तो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। सुनामी से उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, सुनामी आए सुनामी ना आए, ओजोन परत के में क्षरण हो जाए या ना हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है कि हमारे पास में दो कथन दिए गए। ठीक है। एक कथन कहता है कि अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है। और दूसरा कथन जो कहता है वो क्या कहता है कि कार्बन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो निम्न होते हैं।
तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कार्बन यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब होता है कि जहां पर इलेक्ट्रिक जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंडक्ट नहीं कर पाती। केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्किप कर दो, क्यों कर दो भाई? तो यहां पर हमारे पास में जो कार्बन यौगिक है, कार्बन यौगिक में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं चल पाती। तो इसका मतलब क्या है? तो ऑप्शन यानी कथन फर्स्ट तो हमारा सही है कि ऐसे बहुत से हमारे पास में यौगिक हैं जहां पर बिजली जो होती है कार्बन के यौगिक में एक जगह से दूसरी जगह पर क्या नहीं चल पाएगी, चल नहीं पाएगी, इसलिए कहते हैं कुचालक होते हैं। दूसरा है कि कार्बन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। तो भाई कार्बन के यौगिकों के गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? निम्न ही होता है। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर अगर गलनांक कम होगा तो आप देखोगे क्वथनांक का मतलब उसको आप क्वथनांक की बात करेंगे ना, यानी बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास में दोनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई ये क्वेश्चन पूछा कहां से गया है? एनसीईआरटी से ही पूछा गया और ये गया आपके पास में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे आप देखो इस पूरे कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक की यहां पे सारणी दी गई है और इस चैप्टर में आप पढ़ोगे तो ये वर्ड लिखा है कि अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। सेम लाइन लिखी हुई है, अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। कहां लिखी है? एनसीईआरटी की बुक से। और यहां पर आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही कोर्स कराया जाएगा जहां पर आपको सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दूसरा क्या कहता है? यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक जो आयनिक यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफी कम होते हैं। तो ये क्या बता रहा है? कार्बनिक यौगिक जो होते हैं इनके गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। और उसके अलावा विद्युत के चालक नहीं होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जन्म नियंत्रण, यानी आप देखते होंगे कि वर्थ को कंट्रोल करना, वर्थ कंट्रोल के लिए उपयोग की जाने वाली मौखिक गोलियां जिन्हें हम कहते हैं ओरल पिल्स कहते हैं, शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती हैं। इनके द्वारा गर्भावस्था को रोकने का सही तरीके का चयन कीजिए। तो इनमें से क्या होगा जहां पर आपकी जो प्रेगनेंसी होती है उसको रोका जा सकता है? किसके माध्यम से? तो यहां पर क्या है? मौखिक गोलियां, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन उन्हें ओरल पिल्स कहते हैं। तो ओरल पिल्स के माध्यम से हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ये बोला गया है। तो हमें इनमें से क्या बताना है? सही तरीका बताना है। इनमें से कौन सा सही तरीका होगा? होगा क्या? ठीक है, अब आप इस बात को कहेंगे कि ये है, ये होता है वजाइना। जब हम वजाइना की बात करेंगे तो ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट, ये ओवेरी होती है और इस ओवेरी में क्या होता है? एग बनता है। इस ओवेरी में क्या होता है? एग बनता है। ठीक है, जैसे ही एग बन जाता है, मिच्योर हो जाता है, तो मिच्योर होने के बाद में एग कहाँ चला या कहाँ जाएगा? इस फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। एग मिच्योर होने के बाद में फैलोपियन ट्यूब में आएगा। इस फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद में क्या होता है कि जब निषेचन यानी यहाँ पे कहते हैं सेक्स होता है, तो सेक्स के टाइम पे जब स्पर्म एंटर करता है, तो स्पर्म एंटर करने के बाद में यहाँ पे एग से मिलेगा, यानी कोई एक स्पर्म होगा जो कि एग से मिलेगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। यहाँ पर हम ओरल पिल्स खा लें, ओरल पिल्स के माध्यम से क्या होगा ना, ये जो एग बन रहे हैं ना, एग जो बाहर फैलोपियन ट्यूब में आ रहे हैं, ये इनको रोक लेता है, एग बनने नहीं देता। तो इस वजह से क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास में अगर स्पर्म पहुंच भी जाता है इस जगह पर, तब भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है? ये कर क्या रहा है? ये अंडाणुओं का निर्माण ही नहीं होने देता। ठीक है, जो यहाँ पे एग जो होते हैं ना, एग को फॉर्म ही नहीं होने दे रहा। अगर एग को फॉर्म नहीं होने देगा तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर प्रेगनेंसी को रोका जाता है। किसके माध्यम से? ओरल पिल्स के माध्यम से। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहला कहता है अंडाणु मुक्त होते हैं। भाई और अंडाणु तो मुक्त होते हैं लेकिन निषेचन नहीं होता। भाई अंडाणु मुक्त होंगे तो निषेचन तो होगा। ठीक है, बी कहता है अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता। तो भाई बी बिल्कुल सही है, यहाँ पे अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है। सॉरी, अंडाणुओं का निर्माण होता है लेकिन अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं। अंडाणु जो बन जाते हैं ये मुक्त नहीं होते और इसकी वजह से ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता, निषेचन नहीं होता।
सर कल क्या क्लास होगी? भाई कल क्यों नहीं होगी, कल भी क्लास होगी। क्लास लगातार कराओ तो हम 6 या 7 लोग को, लड़कियों को लाएं। क्यों भाई, तुम नहीं पढ़ पा रहे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? पौधों में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो आपको पता होगा ट्रांसपोर्टेशन वही पौधों में भी होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे मैं किसके माध्यम से बात कर रहा हूँ? यानी ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होता है। ठीक है, जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है कि जड़ों के द्वारा पत्तियों तक किसको पहुंचाना? पानी को पहुंचाना। तो इसका क्या है? जल का परिवहन करता है। और जल का परिवहन जो होता है वो कहां से होता है? जड़ के माध्यम से होता है। और कहां तक होता है? पत्तियों तक। यानी पानी, यहां पर पानी जो है वो कहां से कहां आ रहा है? यानी नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। ठीक है, एक दिशी है। इसके अलावा जब मैं फ्लोएम की बात करूंगा तो फ्लोएम में क्या होता है? इसमें खाने का यानी फूड का परिवहन होता है। अब फूड का परिवहन जो होता है वो तो भाई हर जगह जाएगा। और हर जगह कैसे जाएगा? तो यहाँ पर नीचे से, तो यहाँ पे क्या होगा? ऊपर से नीचे की ओर तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन और यहाँ पे फूड जो है ऊपर वाली पत्तियों में भी पहुंचता है। और इसकी वजह से कहेंगे नीचे से ऊपर भी जाएगा, दोनों ही चीजें होती हैं। तो फूड जो है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों ही दिशाओं में जाता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? वाई डायरेक्शनल हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो आप देखो, पहला कहता है जाइलम जल का परिवहन करता है, बिल्कुल सही बात है। फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें तो बताना है क्या? गलत बताना है। तो बताएंगे कैसे? बी कहता है जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है। तो आप बताओ क्या द्विदिशीय होती है? नहीं होती। किसकी? जाइलम की तो एक ही दिशा होती है, लेकिन फ्लोएम की दोनों दिशा में होती है। हमसे बोला गया है जल और भोजन, तो भाई जल और भोजन की नहीं, केवल भोजन की गति जो होती है वो द्विदिशीय होती है, जल की नहीं होती। गलत कथन पूछा गया था, बी आंसर यहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, पानी का पहुंचना, भाई पानी का पहुंचना क्या है? पानी का पहुंचना तो एक दिशा होता है। पानी हमेशा जड़ के माध्यम से एब्जॉर्ब होता है और जड़ के माध्यम से एब्जॉर्ब होने के बाद में पत्तियों तक पहुंचता है। तो एक दिशा में जाएगा, कहां से? नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन खाना अगर पत्ती ने बना लिया, बनाने के बाद में खाने को वो जड़ तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। लेकिन मान लो ऊपर वाली शाखा में पहुंचाना हो, तब क्या करेगा? तो ऊपर वाली शाखा में भी खाना पहुंचता है। तो इस वजह से कह सकते हैं ये दोनों दिशाओं में गति कर सकता है। ऊपर से नीचे भी आएगा और नीचे से ऊपर भी जाएगा। क्लियर नहीं दिख रहा? क्या नहीं क्लियर दिख रहा? क्लियर तो है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्लोर अल्कली प्रक्रिया में क्लोर क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार को कौन निरूपित करता है? तो सबसे सीधी सीधी बात है। अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले क्लोर की बात हो रही है। और इस क्लोर का मतलब क्या है? क्लोरीन। इसका क्लोर का मतलब क्या है? क्लोरीन गैस का मतलब है। जैसे ही मैं अल्कली की बात करता हूं तो अल्कली का मतलब क्या है? कि कोई यहां पे क्षार भी होगा, यहां पे कोई ऐसी चीज भी होगी जो बेस होगी। तो मैं क्लोर अल्कली की अगर मैं बात करूं तो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने किया सोडियम क्लोराइड लिया और यहां पे ले लिया मैंने पानी। ठीक है, पानी के अंदर क्या कर दिया? सोडियम क्लोराइड ले लिया। और जैसे ही मैं सोडियम क्लोराइड और पानी लेता हूं इस कंटेनर में, और कंटेनर में क्या कर देता हूं? मैं करंट का फ्लो करा देता हूं, करंट लगा देता हूं इसे। ठीक है, करंट लगा दी। करंट लगाने के बाद में इसमें क्या होगा? करंट लगाने के बाद में यहां पे 3 पदार्थ बनते हैं। एक बनता है NaOH, एक बनता है क्लोरीन गैस और एक बनता है हाइड्रोजन गैस। तो ये 3 पदार्थ बनते हैं। आप एक बात बताओ, क्लोरीन गैस की बात मैंने कहां कर ली? क्लोर में बात कर ली। अल्कली की बात हो रही है और अल्कली का मतलब क्या है? वो पदार्थ जो बेस हो, जो पदार्थ जो क्षार हो। तो अब बताओ इन तीनों में क्षार कौन है? NaOH है, जो कि बेस का काम कर रहा है। इसलिए अल्कली जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है?
वो इन 3 पदार्थों में अल्कली पदार्थ है। जब हम क्लोर अल्कली प्रोसेस की बात करेंगे तो यहां पर NaCl की H2O के साथ में यानी NaCl H2O को रखेंगे और करंट पास कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, जहां पर क्लोरीन गैस क्लोर के नाम से जानी जाती है, अल्कली जो है वो NaH कहलाती है, इसलिए इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि NaOH है। बताओ, ये बात समझ में आई? ठीक है, 15 का आंसर डी दिया है। रूबी गौतम ने भी आंसर दे दिया है डी, तो बिल्कुल सही आंसर है, डी आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 क्या कहता है भाई? 16 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण आप सभी जानते हैं, ऐसा दर्पण जिसके आउटर वाले पार्ट पे पॉलिश की जाएगी। यानी अगर मैं ये कहूं कि ये क्या है, ये मान लो एक अवतल दर्पण है, इसके आउटर वाले पार्ट पे मैंने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। और अगर मैंने आउटर वाले पार्ट पे पॉलिश की है तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं इनर वाले पार्ट पे पॉलिश करता तो क्या कहलाता? तो ये क्या कहलाता? ये उत्तल दर्पण कहलाता। अब क्या कहता है? किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो आप एक बार बताओ, बहुत छोटा प्रतिबिंब कब बनेगा अवतल दर्पण में? बहुत छोटा प्रतिबिंब कब बनेगा? जब प्रकाश की जो किरणें हैं वो कहां से आ रही होंगी? अनंत से आ रही होंगी। ठीक है, प्रकाश की किरणें कहां से आएंगी? अनंत से आएंगी। और ये इसका क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ये इसका फोकस कहलाता है, ये इसका पोल कहलाता है। ठीक है, अब आपसे अगर मैं ये कहूं कि यहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, चलिए प्रकाश की किरणें आने दो। यहां पर वस्तु रखी थी और मैंने यहां से बोला कि ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। चलिए एक बार रुको, ठीक है, मैं बोलूं कि यहां पे क्या रखा है? यहां पे कोई वस्तु रखी है, ये मान लो ये कोई वस्तु रखी है। अब इस वस्तु को मैंने क्या किया कि यहां से जैसी प्रकाश की किरणें आती हैं तो ये प्रकाश की किरणें आएंगी इसके समानांतर, और यहां से प्रकाश की किरणें आएंगी इसके समानांतर। ठीक, जैसे ही प्रकाश की किरणें इसके समानांतर आती हैं तो टकराने के बाद ये फोकस की ओर मुड़ जाती हैं। ये कहाँ जाएंगी? ये फोकस की ओर मुड़ जाती हैं। इसी तरीके से ये टकराने के बाद फोकस की ओर मुड़ जाएगी। अब आपसे अगर मैं ये कहूं कि हमेशा कहां पे प्रतिबिंब बनेगा? जहां पे दो किरणें काट जाएंगी, जहां पे परावर्तन के बाद में दो किरणें काट जाएंगी, तो काटने के बाद में प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये बनेगा फोकस पर। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? अत्यंत छोटा जो बन रहा है वो कहां बन रहा है? फोकस पे बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता कि अवतल दर्पण में इमेज कैसी बनती है, तो अनंत से बनेगी तो छोटी बनेगी। अनंत के बाद अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे वस्तु रखी है तो थोड़ी वस्तु से छोटी होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है तो समान आकार की बनेगी। इसके बाद अगर यहाँ पे फोकस के बीच में रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में वस्तु रखी है तो इससे बड़ी बनेगी वस्तु से। फोकस पे रखी है तो बहुत बड़ी बनेगी, और इसके अलावा यहाँ पे रखी है तो यहाँ पे आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे अवतल दर्पण के पास वस्तु को लेके आते रहेंगे वैसे वैसे इमेज जो है वो बड़ी होती जाएगी। अनंत पे है तो छोटी बनेगी, अगर यहां पे अनंत के आगे रखी जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखी जाएगी तो यहां पे वस्तु से छोटी बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो समान आकार की बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो बड़ी बनेगी वस्तु से, और फोकस पे है तो बहुत बड़ी बनेगी। तो यहां पे इसी वजह से आप क्या देखते हो? इसी वजह से आप देख पाते हो कि हेडलाइट जो होता है, हेडलाइट में जो दर्पण यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? वो अवतल दर्पण होता है। अगर मैं ये कहूं जो डेंटिस्ट अवतल जिस दर्पण का यूज करते हैं ना, वो भी अवतल दर्पण ही होता है, जिसमें इमेज जो होती है वो सीधी बनती है। और इसमें छठवीं कंडीशन जो है, उस छठवीं कंडीशन का यूज किया जाता है। कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? पढ़ लिया होगा अब तो।
गंगा नदी की बात करता है तो आपको पता है गंगा नदी सभी जानते हैं कि भाई सब भारत की सबसे पवित्र नदी जिसके नाम से जानी जाती है वो गंगा नदी है। या फिर मैं कहूँ कि ऐसी नदी जिसको देवी का दर्जा प्राप्त है वो भी आपकी कौन सी है, गंगा नदी है। तो यहाँ पे मैं कहूँ गंगा नदी में एक वायरस, एक आपका बैक्टीरिया आज के टाइम पे मिल रहा है जिसकी वजह से गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है। उस बैक्टीरिया का नाम है फॉलिकल कॉलीफॉर्म। ठीक है, जो बैक्टीरिया मिल रहा है वो क्या है, फॉलिकल कॉलीफॉर्म है। और कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा जो गंगा नदी है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉल्यूशन उसकी वजह से हो गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये बात कहता कि गंगा नदी जो का पानी जो है वो सेल्फ प्योरीफाई होता है, गंगा नदी में पानी जो है वो कैसा है, सेल्फ प्योरीफाई होता है, यानी वो खुद ही प्योरीफाई हो जाती है। और अगर खुद प्योरीफाई हो जाती है तो किसकी वजह से होती है, तो सेल्फ प्योरीफाई होने का वजह है कि इसमें एक वायरस पाया जाता है और वायरस जो पाया जाता है वो इसके अंदर बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। और वो खत्म करने का कारण का करने वाला वायरस कौन सा है, उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ऐसा वायरस जो गंगा नदी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करने का काम करता है, जिसकी वजह से गंगा नदी का जो पानी है वो खराब नहीं होता, जिसकी वजह से गंगा नदी में कीटाणु नहीं बढ़ते। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक वायरस है बैक्टीरियोफेज, लेकिन ये वायरस जो है ना, ये आपका एक बैक्टीरिया है कॉलीफॉर्म, इसको खत्म नहीं कर पाता क्योंकि ये थोड़ा ताकतवर ज्यादा है। तो कॉलीफॉर्म को खत्म न कर पाने की वजह से ये वायरस जो है इस जगह पर काम नहीं करता, जिसकी वजह से गंगा नदी उस जगह पर पॉल्यूटेड हो जाती है। अगर मैं ये बात कहूं कि किसका मुख्य कारण क्या है, तो आपने देखा होगा हम लोग सीवेज का पानी पहुंचाते हैं गंगा नदी में, सीवेज का पानी पहुंचा देते हैं। और सीवेज का पानी जिसमें मल और पानी दोनों चीजें होती हैं, ये पानी इसके अंदर जो बैक्टीरिया मिलता है वो जो वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, फेकल कॉलीफॉर्म होता है। जैसे ये गंगा में नदी में मिलता है और फेकल कॉलीफॉर्म यहाँ पे वायरस जो है वो इफेक्ट नहीं करता है वायरस पे, तो इसी वजह से क्या हो जाता है, ये नदी पॉल्यूटेड हो जाती है। और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे पानी को, अनुपचारित पानी जो कि सीवेज का पानी होता है, उसको डायरेक्ट गंगा नदी में मिला देते हैं, जिसकी वजह से गंगा नदी पॉल्यूटेड हो चुकी है, वो सीवेज वाटर होता है। और जिसकी वजह से बैक्टीरियोफेज जो है वो कॉलीफॉर्म को खत्म नहीं कर पाता। छोटे मोटे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, उनको तो खत्म कर देता है, लेकिन बाकी के जो कॉलीफॉर्म होता है इसको खत्म नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से गंगा में पॉल्यूशन आपको बढ़ता मिल रहा है। आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक अवतल लेंस हमें दिया गया है। यहां पे क्या दिया गया है, एक अवतल लेंस। तो चलो मैं अवतल लेंस की बात करूं तो मान लो ये क्या है, एक अवतल लेंस जो कि किनारों पे क्या होता है, किनारों पे मोटा होता है, बीच में क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, और अगर ये बात करूं कि यहाँ पे क्या है, ये मेजर एक्सिस है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो मैंने कहा कि इस जगह पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये कितनी दूरी पर है, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पे बस दूरी जो है वो क्या, प्रतिबिंब की दूरी होगी। प्रतिबिंब जो बनता है अवतल लेंस में वो भी लेफ्ट साइड में ही बनता है, इसलिए प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब यहां पे बात आ रही है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। यहां पे याद रखना आवर्धन पूछा गया है। तो चलिए मैं पहले बात करूं कि आवर्धन के लिए m बराबर मैग्निफिकेशन होता है b अपॉन यू। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो b अपॉन यू होता है। हमें b और u दिए गए हैं। b जो है वो क्या है, अगर मैं b की बात करूं तो b कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। लो b दे दिया मैंने 30 सेंटीमीटर। u कितना दिया गया, यानी u जो है, मैंने उल्टा कर दिया, b जो है यहाँ पे कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की जो इमेज बनी है ना वो, और वस्तु की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। मैं आपसे ये बोलूं कि दोनों प्लस में रहेंगे या माइनस में, क्योंकि सबसे बड़ा जो खेल होता है ना वो प्लस और माइनस का होता है। याद रखना
आपने अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट पढ़ी होगी तो उस कोऑर्डिनेट में इस तरीके से पढ़ा होगा कि ऊपर ये एक्स अक्ष होती है, ये वाई अक्ष होती है, इसे एक्स डैश अक्ष कहते हैं, इसे वाई डैश कहते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लस और प्लस दिखेंगे। यहाँ की बात करूँ, इस वाली लाइन का मतलब है कि माइनस होगी, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड में क्या होगा, माइनस होगा। हमारी वस्तु की इमेज कहाँ बन रही है, वस्तु कहाँ रखी है, आपकी लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस होगी। इमेज कहाँ बन रही है, वो भी लेफ्ट साइड में बनी है, तो ये भी माइनस में होगी, होगी कि नहीं। अब मैग्निफिकेशन कहता है बी अपॉन यू, तो बी अपॉन यू की वैल्यू को आपको रखना है। बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और यू की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर। दोनों ही माइनस में है, इसलिए माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा, जीरो जीरो यहाँ से कट जाएगा, क्या आया, 1/3 यहाँ पे आ गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/3। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है किडनी मनुष्यों में उत्सर्जन और ऑस्मोर्गुलेशन का एक अंग है। किडनी द्वारा किन दो पदार्थों का नियमन होता है। तो आपको पता है, सबसे पहले मैं बताऊं, किडनी की बात करता हूं, तो आपको मालूम है किडनी हमारे बॉडी में काम क्या करती है। तो किडनी हमारी बॉडी में ब्लड को फिल्टर करती है, और ब्लड को फिल्टर करने के बाद में यहाँ पे यूरिन को यूरिन को अलग करती है, और यूरिन को यूरेथ्रा के माध्यम से ब्लैडर में पहुंचा दिया जाता है। और इसी के बाद आपको बार बार क्या होता है, यूरिन आता है। क्यों आ रहा है, क्योंकि किडनी के द्वारा उसको फिल्टर कर लिया गया है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला गया है ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ऑस्मो रेगुलेशन आता होगा, क्योंकि माइंड में यही आ रहा होगा, किडनी तो हमें पता है, किडनी तो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन यहाँ पे अलग करती है, और यहाँ पे सॉल्ट को अलग करती है। तो मैं अगर बोलूँ कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या करता है। अब भाई ब्लड में बहुत सारे हमारे पास में न्यूट्रिशंस होते हैं, वाटर होता है, सॉल्ट होता है। तो ब्लड में सॉल्ट की मात्रा होती है, क्या होती है, ब्लड में सॉल्ट की मात्रा होती है। तो क्या करता है यहाँ पे, अगर आपने सॉल्ट ज़्यादा ले लिया, मैं कह रहा हूँ नमक ज़्यादा ले लिया, तो नमक ज़्यादा हो जाने की वजह से ब्लड का जो प्रेशर होता है ना, वो बढ़ जाता है। तो ब्लड में जैसे सॉल्ट जो होता है, ये क्या करता है, बीपी को हाई करता है। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन ये क्या करता है, सॉल्ट का कंट्रोल। यहां पे क्या करते हैं, सॉल्ट को, इसमें जो हानिकारक या इसको हानि पहुंचा रहा है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, बैलेंस रहता है किसका, हमारी ब्लड में प्रेशर का बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से प्रेशर मेंटेन रहता है। ठीक है, क्या करेगा, ये ब्लड से सॉल्ट को बाहर कर लेगा। क्या कर लिया इसने, सॉल्ट बाहर कर लिया। अब आप देखो कि अगर इसने सॉल्ट को बाहर कर लिया है, इसके साथ साथ कौन सी चीज को बाहर करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, किडनी किसको बाहर करेगी, किडनी किसको बाहर करेगी, पानी को, जो कि यूरिन के रूप में आपको बाहर आएगा, तो वाटर को बाहर करेगी। ऑस्मो रेगुलेशन क्या करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन सॉल्ट्स को बाहर करता है, नमक को बाहर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया सी। किडनी एक उत्सर्जन अंग है, और यहाँ पे ब्लड का फिल्टर करती है, और यूरिन यहाँ से हमारी ब्लैडर में जमा कर देती है। लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन ब्लड में जो सॉल्ट होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो वहां पर किडनी क्या करती है, ब्लड से सॉल्ट को निकाल देती है, और सॉल्ट को निकालने के बाद में प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे उसने क्या क्या निकाला, वाटर और सॉल्ट्स। मान लो उसने किडनी के द्वारा न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए, तो न्यूट्रिएंट्स को रीएब्जॉर्ब भी कर देगी, किडनी रीएब्जॉर्ब का भी काम करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग नहीं करता है। यानी ऐसा इनमें से चारों में से ऐसा कौन सा है जिसमें हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज नहीं करते। तो अगर मैं ये बात कहूं कि मान लीजिए किसी भी उपकरण में इलेक्ट्रिक मोटर है, तो इलेक्ट्रिक मोटर करेगी क्या, तो आप इलेक्ट्रिक मोटर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक, जैसे ही हम इसको क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है, जो किससे चलती है, बिजली से चलेगी,
और अगर बिजली से चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इसके पास में पहुंचेगा, तो मोटर क्या करने लग जाती है, घूमने लग जाती है। तो घूमने लगने की वजह से यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है, यानी आंतरिक ऊर्जा का मतलब क्या है, कि यहाँ पे इसको गति मिल जाती है, गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिसके बाद ये घूमने लग जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे इक्विपमेंट जिसके पास में घूमने वाली चीज होगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी होगी, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर वाला उपकरण है। तो अब मैं कर वह हूँ इलेक्ट्रिक मिक्सर। तो आप मिक्सर को देखते हैं ना, मिक्सी जो होती है जिसमें आप यूज करते हैं, उसमें घुमाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर मोटर होगी तभी तो वो घूम रही है। भाई मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, गति देना। तो यहाँ पे क्या है, वो उसको टरबाइन या जो भी चीज है उसको घुमाना। तो मोटर को घुमाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी काम कर रही है। तो मिक्सर का मतलब क्या है, उस मिक्सर को में भी क्या होता है, यहाँ पे मोटर होती है। तो ये क्या है, ए हमारा सही है, लेकिन हमें बताना है उपयोग नहीं करता है। तो वॉशिंग मशीन की बात करो तो वॉशिंग मशीन भी क्या करती है, घूमती है। वॉशिंग मशीन भी जैसे ही करंट उसको फ्लो करा देते हैं तो वॉशिंग मशीन भी क्या कर रही है, घूम रही है। तो घूमना है तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया गया है। पंखे की बात करो तो पंखा भी क्या करता है, लाइट, भाई जैसे ही स्विच ऑन करते हैं पंखा घूमने लग जाता है। और अगर पंखा घूम रहा है तो इसके अंदर क्या, इलेक्ट्रिक मोटर होगी। किस में नहीं होगा भाई, इलेक्ट्रिक आयरन में नहीं होगा। क्या, आयरन जो होती है जिससे हम प्रेस करते हैं, कपड़ों को इस्त्री करते हैं, आयरन, वहां पे मोटर होगी, वहां पे कोई भी मोटर नहीं होगी, क्योंकि आयरन घूमेगी थोड़ी। अगर नहीं घूम रही है तो इसका मतलब क्या है, कि ऐसा उपकरण जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज नहीं किया गया, वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक आयरन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो थे, यानी 23 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। और आपको मुझे लगता है ये समझ में आया जरूर होगा। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं तो हमारे चैनल यादविन स्मार्ट क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप हमारे साथ में ग्रुप डी के बैच को पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी और कंसेप्ट के साथ में समझना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे हमारा एक बैच जिसे हम चैंपियन बैच के नाम से जान रहे हैं, उस चैंपियन बैच को आप बाई कर सकते हैं और हमारे साथ में जुड़कर आप ग्रुप डी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसी के साथ में और आगे बताना चाहूँ कि अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं, आज पहली बार आप हमारी क्लासेस से जुड़े हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर अदर क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाएंगे, यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप जाते हैं तो वहां पर आपके सामने यहाँ पर जीएस, साइंस और मैथमेटिक्स के 3 यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएंगी। तो यहाँ आप ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस और उनका एनालाइजेशन, उनका सॉल्यूशन हमारे साथ में मिलकर एक इजी लैंग्वेज में मिलकर देख सकते हैं। इसी के साथ में ये सारी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कई सारी क्लासेस आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड कर चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगी। इसी के साथ में जीएस की बात करेंगे तो जीएस में आज जो पढ़ाया गया वो 24 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट थी, जो कि ललित सर के द्वारा पढ़ाई गई। मेरे द्वारा 23 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट को कराया गया है और मैथ्स की क्लासेस में आपको 18 अगस्त 2022 की शिफ्ट सेकंड कराई जाएगी, जो कि यादविन सर के द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं तो ये जो है पीडीएफ, क्योंकि आपको भाई क्लास के बाद तुरंत पीडीएफ चाहिए होता है, तो पीडीएफ जो है वो आपको कहाँ मिलने वाला है, तो पीडीएफ आपको मिलने वाला है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस को सर्च करना है। यादविन स्मार्ट क्लासेस सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पे फाइल्स दिख जाएंगी, इन फाइल्स में आप सारी क्लासेस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के बाद में बात करूं तो हम लोग जो बैच लेके आ रहे हैं, जो कि आपका ग्रुप डी चैंपियन बैच है, ये हमारी एप्लीकेशन पे आपको मिलने वाला है। और जो आपके एप्लीकेशन पे मिलने वाला है मात्र 399 रुपए का बैच है। और इस 399 रुपए में आपको सारे सब्जेक्ट को, सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। मिलने क्या क्या वाला है भाई, लाइव क्लासेस हम आपको डेली प्रोवाइड करने वाले हैं, लाइव क्लासेस, इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस, क्योंकि जो लाइव क्लासेस अगर आपका मन है कि लाइव नहीं देख पा रहे हो या किसी काम में बिजी हो तो वो रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल रहेंगी। इसी के साथ आपको हर क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पे कंटेंट जो रहेगा बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, थ्योरी जो कराई जाएगी वो कंप्लीट कराई जाएगी, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पे जो कंटेंट होगा वो हमेशा याद रखना कि हमारे द्वारा यहाँ पे जो कंटेंट दिया जाएगा वो अपडेटेड कंटेंट होगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा जो एनसीईआरटी बुक के में जो चीज़ें आपकी हटा दी गई हैं उन चीज़ों को एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल उन चीज़ों को पढ़ाया जाएगा जो वास्तव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि भाई एग्जाम अगर आप पास करना चाहते हैं
थ्योरी के साथ साथ अगर आप टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट ऑफ पीवाईक्यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में भाई बहुत दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ टेस्ट सीरीज पीवाईक्यूज को लगाते रहना है, जिससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। और अगर मेरे से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा तो मैं इसका एनालाइजेशन कैसे करूं, मैं इसके सॉल्यूशन को कैसे करूं। इसी की वजह से ये क्लासेस जो चल रही हैं आपके यूट्यूब पर, ग्रुप डी की प्रैक्टिस सीरीज जिसमें हम पीवाईक्यूज करा रहे हैं, तो वो इसी वजह से चलाई गई कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बाकी का जो ग्रुप डी का बैच है, चैंपियन बैच, इसमें भी अगर साइंस की बात करो तो मेरे द्वारा आपको साइंस पढ़ाई जाएगी। इसकी डेमो क्लासेस अगर आपने देखना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। इन सब की डेमो क्लासेस भी वहां पर अवेलेबल हैं यूट्यूब पर और हमारी एप्लीकेशन पर। तो साइंस की क्लासेस मेरे द्वारा, मैथ्स की क्लासेस यादविन सर के द्वारा, जीएस की क्लासेस ललित सर के द्वारा और रीजनिंग की क्लासेस लव कुश के सर के द्वारा का आपको सब चीजें मिलने वाली हैं डेमो में। ठीक है, और आपने नहीं देखी है तो आप भाई प्ले उस पर जा सकते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर नहीं देख पाए तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर उन डेमो क्लासेस को देख सकते हैं। या आपको एप्लीकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना होगा, यादविन स्मार्ट क्लासेस को सर्च करना होगा और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा आरआरबी ग्रुप डी 2020-25 आपका चैंपियन बैच। इस चैंपियन बैच पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा बाई नाउ का, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। और ये क्लास आपको कैसी लगी है तो भाई आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ये क्लास के बारे में आपको जरूर बताना है क्लास कैसी लग रही है, अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक करना है, और अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो आप उसको कमेंट में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर कोर्स को बाई करना चाहते हैं तो अगर इसके बारे में भी आपको कुछ डाउट पूछना है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये नंबर जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इन नंबर पे आप कॉल कर सारी जानकारी हमारे द्वारा पा सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से बैच को खरीदना है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सारी डिटेल आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो और अगर आपको अदर जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर को डायल करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगर अगली क्लास में जो कि आपको कल मिलने वाली है शाम को 6 बजे, जिसमें मैं आपको साइंस के पीवाईक्यूज करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ से ही पता चलता है क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, लैंग्वेज क्या रहता है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन किस चैप्टर से ज़्यादा बनते हैं और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, सॉल्व कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं यादविन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो इसी के साथ में आज की क्लास इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।